बाकी द ग्रेपलर पार्ट 9 यूजिरो हान्मा वर्सेस मोटोबे इज़ाओ एंड बाकी हान्मा वर्सेस दूसरे स्कूल के बदमाश लड़के। हम देखते हैं यूजिरो हान्मा को जो कि एक जंगल के पास के पार्क से होते हुए कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी मोटोबे इज़ाओ यूजिरो का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। यूजिरो रुककर पीछे मुड़ते हुए मोटोबे से कहता है, मोटोबे इज़ाओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? जिस पर मोटोबे कहते हैं, वैसे तो तुम टाइगर किलर डोपोरोची से भी काफी ज्यादा कमजोर हो, इसके बावजूद जो तुमने मेरे साथ 8 साल पहले किया था उसका बदला मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। जिस पर यूजिरो मुस्कुराते हुए कहता है, 8 साल पहले तो तुम मुझे छू भी नहीं पाए थे, फिर भी तुम्हें लगता है आज तुम मुझे हरा सकते हो। जिस पर मोटोबे इज़ाओ कहते हैं, तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हारी यही बात तुम्हारी हार की वजह बनने वाली है। जिस पर यूजिरो कहता है, एक शेर को खरगोश से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होती और फाइट करने के लिए ये पार्क काफी अच्छा रहेगा। जिस पर मोटोबे हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझसे कंक्रीट रोड में फाइट करने से डरते हो? खैर मोटोबे की इस बात पर यूजिरो कहते हैं, चलो बातें बहुत हुई, अब शुरू करते हैं। यूजिरो की ये बात सुनते ही मोटोबे यूजिरो की ओर डैश करते हुए यूजिरो का हाथ पकड़कर उसे मोड़ने लगता है, मगर यूजिरो अपने पाम से अटैक करके मोटोबे को तुरंत ही उससे दूर फेंक देता है और मोटोबे उड़ते हुए जाकर पेड़ से टकराते हैं। मोटोबे ने जिस तरह से यूजिरो का हाथ ग्रैब किया था, इस पर यूजिरो भी कहता है, ये पहली बार था जब तुम मुझे टच कर पाए, इम्प्रेसिव। जिस पर मोटोबे मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मैंने तुम्हारा हाथ ही ग्रैब किया था, आगे आगे देखो होता क्या है तुम्हारे साथ। जब से मैंने तुम्हारे हाथों से हार का स्वाद चखा था, तब से ही मैं जानलेवा मूव्स और स्ट्राइक सीखने के लिए पागल सा हो गया था, जिसके बाद से ही पूरे 6 साल अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मैं अपनी जानलेवा स्ट्राइक्स को सीख पाया हूँ। मोटोबे की इस बात को सुनते ही यूजिरो हान्मा हंसते हुए अपना पैर सटाक से ऊपर करते हुए मोटोबे पर अटैक कर देता है, मगर मोटोबे पसीना छोड़ते हुए बड़ी ही मुश्किल से इस किक को डॉज कर देते हैं। यूजिरो तुरंत ही एक स्ट्रेट पंच से मोटोबे पर अटैक करता है, मगर मोटोबे एक ओपनिंग देखते हुए यूजिरो का हाथ पकड़कर उसे पटकने ही वाले होते हैं, मगर उसी बीच यूजिरो हान्मा अपने दूसरे हाथ की मदद से मोटोबे के सर पर एक स्ट्राइक कर देता है, जिस स्ट्राइक से मोटोबे के सर में छेद ही हो जाता, मगर मोटोबे तुरंत ही इस अटैक को बड़े ही मुश्किल से डॉज कर देते हैं, जहां मोटोबे के ऊपर के बाल भी कट जाते हैं। मोटोबे इज़ाओ यूजिरो हान्मा से पिछली फाइट के बाद से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, जिस इम्प्रूवमेंट को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जिस पर मोटोबे कहते हैं, मैं यूजिरो के अटैक्स को देख सकता हूँ, 8 साल पहले तो मैं यूजिरो के किसी अटैक को देख भी नहीं पाया था। यूजिरो हान्मा मोटोबे की ओर बढ़ते हुए कहता है, मोटोबे इज़ाओ बहुत अच्छे, तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। यहाँ पर यूजिरो हान्मा अपना पंच मोटोबे के सामने रखते हुए कहता है, चलो मोटोबे देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो चुके हो। क्या हुआ, तुम हैरान क्यों हो? तुम्हें नहीं जानना कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो? सुनो, तुम्हें मुझे इस गेम में हराने के लिए तुम कोई सी भी मूव को यूज कर सकते हो। खैर मोटोबे इज़ाओ एक जुजुत्सु फाइटर हैं, जो कि सामने वाले को ग्रैब करके पटकने में काफी ज्यादा माहिर हैं, और यहाँ तो यूजिरो हान्मा अपना हाथ ही ग्रैब करने के लिए दे रहा होता है, इसीलिए मोटोबे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और वो यूजिरो हान्मा का हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे मोड़ते हुए जमीन पर मुंह के बल पटकने लगते हैं, मगर यूजिरो का मुंह जमीन पर लगने से पहले ही मोटोबे देखते हैं कि यूजिरो हान्मा की बैक पर कुछ डीमन जैसा आकृति अपीयर हो चुकी है, जिसे देखकर यहाँ पर मोटोबे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त यूजिरो करता ये है, वो मोटोबे के मुंह को पकड़ते हुए मोटोबे को उल्टा हवा में उल्टा लटका देता है, जिसके बाद यूजिरो मोटोबे इज़ाओ को इसी पोजीशन में मोटोबे को मुंह के बल जमीन पर सीधा पटक देता है, जिसकी वजह से मोटोबे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। यूजिरो हान्मा मोटोबे की हालत खराब करते हुए जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ ये रोड कंक्रीट की नहीं बनी थी। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आज से कुछ सालों पहले। हम देखते हैं डोपोरोची अपने नए डोजो के शुरू होने को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ होटल में डोपोरोची के काफी ज्यादा शराब पीने पर उनके बगल में बैठी हुई औरतें कहती हैं, ओ डोपो बेबी, आप तो एक ही बार में पूरी बोतल को पी गए।
डोपो के सामने बैठे हुए शायद उनके 2 स्टूडेंट भी कहते हैं, डायरेक्टर डोपोरुची आपको इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। मगर डोपोरुची यहाँ पर फुल नशे में उनसे कहते हैं, लड़कों अपना मुंह बंद रखो, 45 साल ट्रेनिंग करने के बाद जाकर मेरा एक नया डोजो खुल चुका है और तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि मुझे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। तुम्हें पता भी है मेरे डोजो की बिल्डिंग में पूरी 9 मंजिल हैं। क्या डोपोरुची यहाँ पर इस तरह से नशे में बड़बड़ा रहे होते हैं। उसी वक्त डोपोरुची के पीछे भूत की तरह युजुरो हान्मा अपीयर होते हुए कहता है, क्या तुम ही हो डोपो ओरोची। यहाँ पर डोपोरुची युजुरो हान्मा के होने पर कुछ रिएक्ट कर पाते। उससे पहले युजुरो आधे सेकंड से कम में ही अपने हाथ से डोपो ओरोची के मुंह पर एक कट मार चुका होता है। डोपोरुची के साथ वाले युजुरो से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, मगर युजुरो बिना जवाब दे ही डोपो ओरोची के फेस पर अपनी एक किक से अटैक कर देता है, जिससे डोपोरुची वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। युजुरो काफी गुस्से में यहाँ से जाते हुए कहता है, मैंने तो सुना था इस आदमी के पंचेस को गॉड फिस्ट कहा जाता है, मगर इस बुड्ढे ने तो मुझे निराश कर दिया। खैर यहाँ पर डोपोरुची की ये हालत करके युजुरो हान्मा गुस्से में यहाँ से चला जाता है। डोपोरुची के फेस पर युजुरो ने यहाँ पर 2 कट मार दिए थे। इस बात को करते हुए डोपोरुची प्रेजेंट में बाकी हान्मा से कहते हैं, उस वक्त मैं शराब के नशे में था, इसीलिए मैं तुम्हारे फादर से अच्छे से फाइट नहीं कर पाया। जिस पर बाकी कहता है, हाँ लगता है फाइट में आपकी ही गलती थी, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ में किसी भी वक्त कोई भी मैच हो सकता है जहाँ पर आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। मुझे तो अब लगता है मेरे डैड ने आपको पीट कर काफी अच्छा किया। जिस पर डोपोरुची कहते हैं, हाँ बाकी तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे नशे में होने की वजह से मैं खुद युजुरो से अच्छे से फाइट नहीं कर पाया, जिसे मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। खैर ये बात कहते वक्त डोपोरुची को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अचानक से एक पंचिंग बैग पर अपने खतरनाक पंचेस और किक से लगातार अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस पंचिंग बैग से भरा हुआ लिक्विड भी हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद डोपोरुची एक हैंड ब्लेड से अटैक करते हुए उस पंचिंग बैग में छेद करते हुए कहते हैं, बाकी अब की बार मैं युजुरो हान्मा से पूरी ताकत से फाइट करूंगा, जिससे वो मुझसे सेटिस्फाई हो सके। जिस पर बाकी हान्मा कहता है, अंडरग्राउंड अरीना का चैंपियन होने के नाते मैं भी आपकी फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मगर आप मेरे फादर से हार गए तो आपको मुझे जवाब जरूर देना होगा। और ये कहते हुए बाकी उस पंचिंग बैग की चेन पर अपने राउंड हाउस किक से एक अटैक करता है, जिससे पंचिंग बैग की चेन ही कट जाती है, जिसे देखकर खुद डोपोरुची भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अगले दिन हम सुबह बाकी हान्मा को अपने घर के बेसमेंट में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। बाकी हाथ में डंबल पकड़े हुए सबसे पहले अपने एब्स की ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो अपनी 4 उंगलियों पर काफी देर तक हैंडस्टैंड करते हुए इसी तरह का इंटेंस वर्कआउट करने लगता है, जिससे उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो जाता है। वर्कआउट खत्म होने के बाद बाकी नहाने के बाद अपने स्कूल के कपड़े पहन लेता है और अपने बालों में जेल लगाने के बाद वो तुरंत अपने स्कूल की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम बाकी हान्मा के स्कूल के गेट पर हम एक दूसरे स्कूल के कुछ बदमाश गैंग के लड़कों को देखते हैं। इस बदमाश गैंग का लीडर लोगन ली एक लड़के से कहता है, क्या तुम ही हो कीता है स्कूल के ताकेयामा जो यहाँ सबसे ताकतवर है। जिस पर बाकी हान्मा के स्कूल का चैंपियन बॉक्सर ताकेयामा कहता है, हाँ मैं स्कूल का सबसे ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात कर रहे हो तो बताओ क्या काम है। जिस पर दूसरे स्कूल का बदमाश लोगन ली कहता है, क्या कहा तुम यहाँ के सबसे ताकतवर नहीं हो, मजाक मत करो, मैंने सुना था तुम इस स्कूल में सबसे ताकतवर लड़के बॉक्सिंग क्लब के ताकेयामा हो। जिस पर बॉक्सर ताकेयामा कहता है, लोगन ली तुम कोनन हाई स्कूल के बदमाश हो, मैंने भी सुना है तुम स्ट्रीट फाइट करने में काफी ज्यादा माहिर हो। जिस पर लोगन ली कहता है, ताकेयामा अगर तुम इस स्कूल के सबसे ताकतवर नहीं हो तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, चलो अब मेरे सामने से निकल जाओ। जिस पर मुस्कुराते हुए ताकेयामा कहता है, सुनो बदमाश तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ, अगर वो लड़का यहाँ पर आ गया तुम्हारी खैर नहीं होगी, तो इसीलिए तुम मुझसे लड़ लो। खैर ताकेयामा की ये बातें सुनकर बदमाश गैंग के लड़के काफी जोर से हंसने लगते हैं और तभी एक बंदा लोहे के
पाइप से ताकेयामा पर अचानक से अटैक कर देता है। मगर होता ये है, ताकेयामा अपने सुपरफास्ट जैब पंच से उस बंदे के फेस पर हिट कर देता है, जिससे उस बंदे के काफी सारे दांत भी टूट जाते हैं और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। जिस पर ताकेयामा कहता है, एक सुअर तो गया, हाहा, क्या मैं अब मेन सुअर से फाइट करने वाला हूँ, हाहा, आ जाओ बच्चों। हम देखते हैं लोगन ली अपने पीछे से कुछ निकालते हुए ताकेयामा की ओर आने लगता है, जिस पर ताकेयामा कहता है, ओ, पहले मुझ पर एक मेटल पाइप से हमला किया और अब तुम लोग मुझ पर बैट से हमला करने वाले हो, हाहा, आजकल के बच्चों को क्या हुआ, क्या ये अपने हाथों से फाइट भी नहीं कर सकते। खैर ताकेयामा इससे आगे कुछ कहता, इससे पहले लोगन ली सटाक से अपना बैट फेंक कर मारता है, जो कि सीधा ताकेयामा के पैर में लगता है। यहाँ ताकेयामा के पैर पर बैट लगने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। उतने में ही लोगन ली अपने पंचेस और किक से ताकेयामा की हालत खराब करते हुए कहता है, अले ले ले मेरा बॉक्सर, क्या हुआ, तुम्हारी बॉक्सिंग कहाँ गई। खैर यहाँ पर ताकेयामा की हालत खराब होने पर वो नीचे बेहोश पड़ा होता है। उसी वक्त यहाँ पर बाकी हानमा पहुँच चुका होता है, जो कि यहाँ पर कहता है, दोस्तों लगता है ताकेयामा बेहोश हो चुका है, हमें उसे डॉक्टर रूम में ले जाना चाहिए। यहाँ पर लोगन ली बाकी हानमा को बिल्कुल भी नहीं जानता, इसीलिए वो बाकी से कहता है, आखिर तुम कौन हो बच्चे, क्या तुम इस लड़के के क्लास के मॉनिटर हो। बच्चे तुम जो भी हो, अब मुझे बताओ तुम्हारे स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का कौन है। जिस पर बाकी मुस्कुराते हुए कहता है, सबसे ताकतवर, नहीं मैं नहीं जानता, हमारे स्कूल का सबसे ताकतवर कौन है। यहाँ पर बाकी हानमा ताकेयामा को उठाकर ले जाते हुए धीरे से कहता है, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे ताकतवर लोग हैं। दोस्तों मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, टाटा। लोगन ली बाकी हानमा की ये बातें सुनकर समझ जाता है कि ये लड़का उनके मजे ले रहा है, इसीलिए लोगन ली अचानक से बाकी पर एक पंच से अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि ये पंच बाकी हानमा को लगा हो, मगर इस पंच के अटैक करने के बाद से खुद लोगन ली के हाथ में ही दर्द होने लगता है। जिस पर बाकी उससे कहता है, क्या हुआ, काफी दर्द हो रहा होगा है ना। लोगन ली यहाँ पर अपने हाथ को पकड़कर दर्द में होता है। उसी वक्त बाकी हानमा अपनी एक काफी तेज किक से लोगन ली की छाती पर हिट करता है, जो कि ये किक इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि किसी को दिखाई भी नहीं देती। मगर इस किक के लगने से लोगन ली उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी बदमाश गैंग के मेंबर हैरान हो जाते हैं और लोगन ली डरते हुए कहता है, आखिर ये लड़का है कौन, क्या उसका शरीर किसी पत्थर से बना होगा। बाकी हानमा यहाँ पर ताकेयामा को उठाकर डॉक्टर रूम की ओर ले जा रहा होता है। वहीं लोगन ली बाकी हानमा के बारे में सोचकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है, लोगन भैया आप ठीक तो हो ना। जिस पर लोगन ली कहता है, छोटे मुझे लगता है ये लड़का इस स्कूल का नंबर 1 लड़ाकू है, उससे फाइट करके तो मुझे ऐसा लगा कि इस लड़के के पास कोई सुपर पावर है, जैसे कि टीवी में फाइटर्स के पास होती है। मैं श्योर नहीं हूँ, अगर सिर्फ सेकंड ईयर का लड़का इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है तो सोचो इस स्कूल के बाकी के लड़के कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। और ये सभी बातें करते हुए बदमाश गैंग कांपते हुए बाकी हानमा के स्कूल से जाने लगती है। बाकी द ग्रैपलर कंटिन्यू इन पार्ट 10। पार्ट 10 में हम देखेंगे नंबर 1 युजिरो हानमा की शांति से भरी हुई नींद का क्या राज है और उसका सबसे बड़ा डर। नंबर 2 शहर में आया हुआ एक खतरनाक फाइटर जिसकी फाइट आगे बाकी हानमा से होने वाली है।